चल रही है हमारी कंटिन्यू। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज किस प्रकार से हम एडजस्टमेंट समायोजन एंट्री करते हैं। समायोजन होता क्या, एडजस्टमेंट क्या होता है। तो समायोजन की जो एंट्री होती है, समायोजन एडजस्टमेंट में कभी भी कैश और बैंक का उपयोग नहीं होता है। कैश और बैंक ना तो डेबिट में होता है ना क्रेडिट में होता है, और हमेशा समायोजन की एंट्री F7 जनरल वाउचर में होती है। और F7 ये समायोजन एडजस्टमेंट 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग में होती है, मार्च के महीने में। दूसरा, हम बीच में भी कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनमें समायोजन करना पड़ता है। जैसे कोई एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास में हमने एक एग्जांपल के तौर पे कोई माल परचेस करा। अब माल परचेस करने के बाद में बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि कैश में ना होकर हम माल के रूप में करने पड़ते हैं। जैसे हमने कोई हमारा चाय पत्ती का बिजनेस है बड़ा होलसेल का, तो हमने फ्री सैंपल गुड्स दे दिया, चाय पत्ती फ्री सैंपल में दे दिए। कोई माल आग से जल गया, कोई माल चोरी हो गया, कोई माल टूट फूट गया, कोई माल प्राकृतिक से हानि हो गई, कोई माल की हमने का आहरण कर लिया। तो ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि गुड्स पर होते हैं। अब ये गुड्स पर जब होंगे तो इनका हम समायोजन करेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे। और भी कई सारे समायोजन होते हैं। जैसे हमने क्या कहा, एडवांस में जैसे कोई इंश्योरेंस करवाया, प्रीपेड इंश्योरेंस करवाया तो प्रीपेड में जाता है। कोई आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई, तो ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। तो ये इस तरीके के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका हमको समायोजन करना पड़ता है। जैसे फिक्स असेट्स के ऊपर साल के अंत में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो यहाँ पर समायोजन वाउचर में कभी भी कैश और बैंक का उपयोग नहीं होता है, F7 में एंट्री होती है। और समायोजन वाउचर का प्रभाव हमेशा दो जगह पड़ता है। समायोजन में हमेशा एडजस्टमेंट में ज़्यादातर हम एडजस्टमेंट जो समायोजन करते हैं वो गुड्स के ऊपर कोई ना कोई होने वाले प्रभाव के ऊपर करते हैं। तो जैसे मालिक खुद अपने पर्सनल उपयोग के लिए अगर पैसा निकालता है तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में हो जाते हैं। लेकिन एक किराने की दुकान वाला मालिक रोज या फिर हफ्ते में 15 दिन में यदि वो माल का आहरण करता है तो उसकी किस प्रकार से हम एंट्री करते हैं, कैसा उसका एक समायोजन करते हैं। तो आइए हम अब प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्लास में हम समझेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट समायोजन का है। तो एडजस्टमेंट समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज विद एग्जांपल। व्यापार में कोई समायोजन करना होते हैं जिनका प्रभाव कैश और बैंक के खाते पर नहीं पड़ता है, या जिनका संबंध कैश या बैंक से नहीं होता है, जिनका प्रभाव एक विशेष खाते पर पड़ता है। जैसे वर्ष के अंत में यानी कि 31 मार्च को हम इस ट्रांजेक्शन को 2023 कर लेते हैं, इसको मिटाकर यहाँ से 2023 को संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाना है। मालिक ने अपने निजी उपयोग के लिए माल का आहरण किया, ऐसे समायोजन किया जाता है। खर्च होना, हानि होना, चोरी होना, जिनका प्रभाव कैश और बैंक पर नहीं होता है, जिसमें एक खाते को किसी दूसरे खाते से समायोजित किया जाता है, जिनका प्रभाव सीधे माल स्टॉक पर पड़ता है। आइए जानते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट समायोजन होते हैं। इनकम के बारे में ईयर एंड में एडजस्टमेंट होते हैं और एक्सपेंसेस के भी होते हैं। यहाँ से हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका संबंध करंट फाइनेंशियल ईयर से होता है, लेकिन जिनका भुगतान फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया होता है, तो ऐसे सभी एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इसी के साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, आउटस्टैंडिंग रेंट होगी। इसी के साथ में आगे चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से है, मगर उनका पेमेंट अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में कर दिया गया है। ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, जैसे हमारा इंश्योरेंस होना। अगला है एक्योर्ड इनकम होती है, एक्योर्ड इनकम होती है। एक्योर्ड इनकम में जिनको हम बकाया आय भी कहते हैं, ऐसी इनकम जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होती है, मगर हमको करंट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव नहीं होती है, अभी तो वो इनकम हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव होती है, तो ऐसी इनकम को हम आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। फिर अनएक्योर्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम होती है जो किसी की हमको अपनी किसी पार्टी से एडवांस रिसीव हो जाती है, लेकिन रियल में इसका रिलेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होता है, और इसको वो इनकम हमको करंट फाइनेंशियल ईयर में ही रिसीव हो जाती है। तो जो एडवांस कमीशन, इसका एग्जांपल है एडवांस कमीशन,
एडवांस रेंट आता है। तो एडजस्टमेंट समायोजन की जो एंट्री करते हैं वो क्या होती है, एक होता है डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर बैड डेब्ट्स, ऐसे कोई प्रोविजन होते हैं, डेब्ट्स होते हैं जो कि हमको पैसा आना असंभव है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर क्रेडिट, प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, इंटरेस्ट फॉर ड्राइंग, कमीशन टू मैनेजर, कॉमन डेब्ट्स, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स। यहाँ से हम कुछ एडजस्टमेंट समायोजन की एंट्री करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये कैपिटल लगाएंगे, फिर गुड्स परचेस कर देंगे और उसी गुड्स में से यहाँ से कुछ माल का हम यहाँ से समायोजन करेंगे। उसके बाद में यहाँ से कुछ एंट्री करेंगे, जैसे मालिक ने खुद के उपयोग के लिए पैसा निकाला, अगर माल निकाला तो क्या होगा, पैसा निकाला तो क्या होगा। यहाँ पर मालिक ने अपने निजी उपयोग के लिए पर्सनल एसबीआई बैंक से निकाला या कैश से निकाला। यहाँ पर व्यापारी ने बैंक से नकद निकाला। यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूज होता है। अगर आपके पास में एक जनरल आया है कि मालिक ने अपने खुद के उपयोग के लिए कैश निकाला या बैंक से निकाला है, तो ये पर्सनल विड्रॉल होता है और पर्सनल विड्रॉल हमेशा का उसका प्रभाव कैपिटल में होता है और पर्सनल विड्रॉल का जो ग्रुप हो जाता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। इसी के साथ में हम आगे प्रैक्टिकल चलते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से एक नई कंपनी हम बनाते हैं। तो हमारे पास में एक कंपनी पहले से बनी है, हम इसी में एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद में हम यहाँ से F6 प्रेस करते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन हम करेंगे कैपिटल का। तो यहाँ से हम कैपिटल लगाएंगे जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए की हमने कैपिटल लगाई और ये लगाई हमने कैश पे। लेकिन उसके पहले हम देख के आते हैं कि डे बुक में कोई एंट्री तो नहीं है। पुरानी वाली वाउचर एंट्री अगर है डे बुक में तो वो एंट्री हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अल्टर के साथ में F2 दबाते हैं तो 1,431 की। यहाँ से बैलेंस शीट में हम जाते हैं तो बैलेंस शीट में केवल कैपिटल और कैश। इसी के साथ में हम वाउचर पे जाते हैं तो यहाँ से कुछ माल परचेस करते हैं F9 से। तो यहाँ से जब F9 से गुड्स परचेस करेंगे तो यहाँ से F9 परचेस का वाउचर बनेगा और इस परचेस के वाउचर में हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ से कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारी किराने की दुकान है और उस किराने की दुकान में हमने 50,000 रुपये का नगद माल खरीद कर रखा हुआ है। अब जब 50,000 रुपये का माल खरीद कर रखा है, अब उस 50,000 रुपये के माल में से हम देखते हैं उसका प्रभाव। यहाँ पर एक तो बैलेंस शीट में से हमारा कैश कम हो जाएगा, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा परचेस 50,000 रुपये की हो जाएगी। अब इसकी कुछ समायोजन एंट्री करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट समायोजन। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट समायोजन में सबसे पहले हम करते हैं F5 पेमेंट वाला वाउचर। पेमेंट वाले वाउचर में सबसे पहले जाते हैं, हमने यहाँ पर फ्री सैंपल दिया। हमने कोई चाय पत्ती का बिजनेस है और उस चाय पत्ती के बिजनेस में से हमने कोई गुड्स और यहाँ से सैंपल के रूप में दे दिया है 1,000 रुपये का। तो यहाँ से 1,000 रुपये हमारे डेबिट होगा। उसी के साथ में यहाँ से अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं, यहाँ से गुड्स का डोनेशन का, यानी कि माल डोनेशन करा, डोनेशन। यदि माल डोनेशन करते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रभाव गुड्स के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ से हमने 1,000 रुपये का एंट्री करा। उसके बाद में यहाँ से गुड्स के बाद में लॉस बाय फायर की एंट्री करें। लॉस बाय फायर का मतलब आग से माल जल जाना। तो जब माल आग से जल जाना होता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे माल के ऊपर पड़ता है। उसी के बाद में होता है लॉस बाय थेफ्ट। तो यहाँ से अगले एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट का। हम लॉस बाय थेफ्ट जब होता है तो यानी कि माल चोरी हो चुका है। अगर पैसे की चोरी होती है तो उसका प्रभाव सीधे कैश पर होता है, लेकिन जब माल की चोरी होती है तो सीधा स्टॉक पर प्रभाव डालता है। उसी के बाद में है लॉस बाय यहाँ से ब्रेकेज। तो लॉस बाय ब्रेकेज की जो एंट्री होगी वो भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी 1,000 रुपये से। तो यहाँ से हम 1,000 रुपये से यहाँ से बाई करेंगे डेबिट। उसी के साथ में होता है एब नॉर्मल लॉस। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है एक प्रकार की प्रकृति की हानि होती है। एबनॉर्मल लॉस जो होता है प्रकृति की कुछ ना कुछ हानि होती है।
तो प्राकृतिक हानि कैसे होती है, जहाँ जैसे कि कोई बिजनेस है, व्यापारी का अनाज वगैरह का, उनने यहाँ से 6 महीने पहले कुछ अनाज लिया, तो 6 महीने पहले वो अनाज 1 कुंटल था। एक एग्जाम्पल छोटा सा। अब एक 6 महीने पहले वो 1 कुंटल था, ऑटोमेटिक जब 6 महीने के बाद में उसको तोला गया तो वही अनाज मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे 95 96 किलो या 97 किलो रहता है, यानी कि 97 किलो हम मानते हैं, 97 kg उसको मानते हैं। तो यहाँ से 3 किलो का वैट जो लॉस हुआ है वो एबनॉर्मल प्राकृतिक लॉस। अब यहाँ से गुड्स का विड्रॉल, यानी कि मालिक ने अपने खुद के उपयोग के लिए माल निकाला। तो जब मालिक अपने खुद के लिए माल निकालता है तो वो वहां पर हम इसका ग्रुप जो बनाएंगे वो कैपिटल, क्योंकि मालिक ने जब पूंजी लगाई थी तो टू कैपिटल बाई कैश करा था, लेकिन जब मालिक खुद अपने उपयोग के लिए यहाँ से माल निकालता है तो उसकी भी एंट्री हम रिकॉर्ड के रूप में करेंगे और यहाँ से टू परचेज होगा। तो जब भी हम इस प्रकार के प्रभाव गुड्स के ऊपर डालना होता है तो यहाँ से इसकी एंट्री F5 पेमेंट वाउचर में करते हैं। क्षमा चाहूंगा, इसकी एंट्री हम F7 जनरल वाउचर में करेंगे। तो हमेशा इस एंट्रियों को आप F7 जनरल वाउचर में करें, A5 पेमेंट वाउचर में ना करें। तो हमेशा इस ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में ना करते हुए F7 जनरल वाउचर में कीजिएगा। जनरल वाउचर में समायोजन एडजस्टमेंट होता है। अब इसका हम प्रभाव जरूर देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब अकाउंट चेक किया था तो हमारा परचेज वैल्यू जो थी वो परचेज 50,000 रुपये की थी। अब हम यहाँ से 50,000 रुपये की जो परचेज है, परचेज वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पर परचेज में से 7,000 रुपये का माल जो है ये यहाँ से खर्चे में चले गए, एक्सपेंसेस हो गया। और एक इफेक्ट यहाँ से बैलेंस शीट में से गुड्स का विड्रॉल करा तो ये माइनस हो गया। इसी के साथ में आते हैं, अगर मालिक अपने खुद के उपयोग के लिए पैसा कैश में निकालता है तो हम पहले बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में हम देखते हैं हमारे कैश जो है वो 1,50,000 रुपये की है। इस 1,50,000 में से कुछ पैसा हम बैंक में जमा कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट पेश करते हैं और यहाँ से हम 50,000 रुपये का बैंक में जमा करते हैं। तो यहाँ से एक लेजर बनाएंगे SBI बैंक जो कि बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये जब डिपॉजिट करते हैं तो टू कैश बाय बैंक आता है, लेकिन केवल इतना दिया गया है, एक जनरल में इतना दिया गया है कि 10,000 रुपये का आहरण किया। तो यहाँ पर 10,000 रुपये अपने मालिक ने अपने खुद के उपयोग के लिए निकाले तो वो फिर पेमेंट वाउचर में जाएगा। लेकिन यहाँ से 10,000 रुपये बैंक से निकाले तो केवल 10,000 रुपये बैंक से निकाले तो यहाँ पर A4 कॉन्ट्रा वाउचर होगा और वहां पर टू बैंक होगा और बाई कैश होगा। जब बैंक से पैसा व्यापार के लिए निकाला जाता है तो F4 कॉन्ट्रा वाउचर में होगा, इसको विड्रॉल एंट्री, इसको यहाँ से विड्रॉल एंट्री माना जाता है। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि मालिक ने अपने खुद के उपयोग के लिए नगद पैसा निकाला है, तो यहाँ से हम F5 पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ से एक लेजर बनाएंगे पर्सनल विड्रॉल। तो जब पर्सनल विड्रॉल का लेजर बनाएंगे तो उसका जो ग्रुप जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ से पर्सनल विड्रॉल का जो लेजर बनेगा वो कैपिटल में जाएगा और यहाँ से हमारी जो कैश है वो यहाँ से 10,000 रुपये से कैश क्रेडिट हो जाएगा और एक प्रभाव हमारा बैलेंस शीट की कैपिटल कम हो जाएगा। यहीं पर लिखा गया एक जनरल आया कि मालिक ने अपने खुद के उपयोग के लिए बैंक से पैसा निकाला। तो जब मालिक अपने खुद के उपयोग के लिए बैंक से पैसा निकालता है तो यहाँ कैश की जगह SBI आएगा। तो यहाँ पर टू SBI अकाउंट क्रेडिट पर्सनल यहाँ पर विड्रॉल डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एंट्री को विशेष करके ध्यान रखें। अब मैं आपको एक एक करके प्रभाव यहाँ से बताता हूँ। तो जब यहाँ से बैलेंस शीट में हम जाते हैं तो बैलेंस शीट में अल्टर के साथ में F1 दबाते हैं। तो जब मालिक ने माल निकाला था तो यहाँ से ये कैपिटल में गुड्स विड्रॉल हुआ। जब मालिक के द्वारा यहाँ से पैसा निकाला नगद और बैंक के रूप में, यहाँ से कैश और बैंक के रूप में निकाला। तो चलते हैं इसी के साथ में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ से बैंक अकाउंट हमारा जो होता है तो ये बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है और कैश में ये बैलेंस है। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।